जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम सब फिर से एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम सब फिर से संस्कृत सब्जेक्ट के अंतर्गत संधि टॉपिक को कवर करेंगे। यह टॉपिक दोस्तों आपके सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की यह क्लास आपकी पूर्णतः थ्योरी क्लास होगी। चलिए क्लास की शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपको बता दें हम कि कल हम लोगों ने संधि टॉपिक की शुरुआत की थी, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 को कवर किया था। आज हम लोग संधि टॉपिक का पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। कल की क्लास में दोस्तों हम लोगों ने पूरी स्वर संधि को कवर किया था। आज की क्लास में सबसे पहले दोस्तों हम स्वर संधि के कुछ अपवाद हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जैसे ही स्वर संधि के अपवादों के बारे में बात कर लेंगे, फिर हम व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि के अपवाद के बारे में। अपवाद का मतलब ही होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब जहाँ पे नियम के अनुसार कार्य ना हो या नियम के अनुसार कोई चीज़ समझ में ना आए, तो वहाँ पे आपका अपवाद हो जाता है। तो कहा क्या गया है, महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी के अंतर्गत कुछ बिंदुओं को छोड़ दिए थे, जिसको वार्तिककार रुचि ने अपने वार्तिक के अनुसार सुधार करने का प्रयास किया था। सूत्रों पर जो वार्तिक लिखे गए हैं उसे ही अपवाद की संज्ञा दी गई है। मतलब कुछ सूत्र हैं उन पे जो वार्तिक लिखा गया है, वार्तिककार ने व रुचि ने लिखा है, तो उन्हीं को अपवाद की संज्ञा दी गई है। तो चलिए हम पहला अपवाद यहाँ पे शुरुआत करते हैं। है क्या? आच्छादोहिन्यामुपसंख्यानम। ये आपका सारे अपवाद आपके वार्तिक ही कहे जाएंगे। तो दोस्तों इस सूत्र का मतलब क्या है समझते हैं। अच्छात, अच्छात का मतलब होता है यहाँ पे पंचमी विभक्ति है। ओहिन्याम यहाँ पे आपकी सप्तमी विभक्ति हो गई। उपसंख्यानम। तो चलिए नियम को समझते हैं। यदि अच्छ शब्द के बाद में ऊहिनी आए तो पूर्व व पर दोनों के स्थान पर वृद्धि संधि हो जाती है। कहने का मतलब है कि यदि अच्छ शब्द के बाद में ऊहिनी आए तो पूर्व यानी पहले और पर मतलब बाद में दोनों के स्थान पर आपकी वृद्धि संज्ञा हो जाती है। चलिए उदाहरण की सहायता से समझते हैं। तो उदाहरण है अच्छ प्लस ऊहिनी। तो इससे जो बना वर्ड है वो हो जाएगा आपका अच्छा होनी। अच्छ, ह्रस्व आ, ऊहिनी और दीर्घ ऊ, ये दोनों मिलकर आपका ओ बनाएंगे। यहाँ पे गुण संधि प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पे बनने वाला जो शब्द है वो आपका आव बना। तो यहाँ पे आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करें, एक शब्द आ रहा है अच्छौहणी। अच्छौहणी का मतलब ही होता है आपका सेना। तो चलिए इस शब्द के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अच्छौहणी का मतलब होता है आपका सेना। अच्छौहणी एक सेना के लिए कहा गया है वर्ड, अच्छौहणी सेना, जिसमें आपके 21,870 रथ होते हैं अच्छौहणी सेना में, और 21,870 ही आपके हाथी होते हैं इसमें। 21,870 रथ और 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े होते हैं। और बात करें इसमें पैदल सैनिकों की, तो इसमें 1,09,350 ये आपके पैदल सैनिक होते हैं। तो इतने सारे लोगों जानवरों का नाम दिया गया है आपका अच्छौहणी सेना। 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े, 1,09,350 पैदल सैनिक, इन पूरों को नाम दिया गया है आपकी अच्छौहणी सेना को। दूसरा वार्तिक है हमारा स्वादि रे ऋणो। इसका नियम क्या है? यदि स्व शब्द के बाद में इर, इरिन या इरिणी शब्द आए तो वहाँ पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर आपका वृद्धि एक आदेश हो जाता है। उदाहरण क्या है? जैसे स्वर, स्वधन ईरह, यहाँ पे आपका बनने वाला शब्द हो जाएगा स्वैरह। स्वधन ईरिणी, स्वैरिणी, स्वधन ईरम, स्वैरम, स्वधन ईरिन, स्वैरिन। तो इस तरह से हम इस उदाहरण को समझें। अगला वार्तिक जो है दोस्तों हमारा वो है प्रादुहो ढोढे सैसेसु। इसका मतलब क्या है? प्रा
आ, ऊह मतलब ऊ, ऊढ़, इसमें भी आपका ऊ दी ऊ, एस और एस इसमें आपका ए आता है। तो आ और बाकी ऊ का मिलकर अ हो जाता है यहाँ पे, और ये ए रहता है। तो नियम क्या कह रहा है कि यदि प्रा उपसर्ग के बाद ऊह, ऊढ़, ऊदी, एस आदि शब्द आए तो पूर्व और पद दोनों में मिलकर, यानी कि उसके पहले और बाद में दोनों के स्थान पर आपका वृद्धि आदेश हो जाता है। तो आइए कुछ उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे एक शब्द है हमारा प्राधन ऊह, इसका शब्द बन जाएगा प्रौह, इसमें ह्रस्व आ और ह्रस्व ऊ मिलकर आपका अ हो जाएंगे। जैसे अगला शब्द है प्राधन ऊढ़ा, प्रौढ़ा, प्रौढ़ा का मतलब क्या होता है? परिपक्व। इसका हिंदी मतलब दोस्तों होता है परिपक्व। और प्रौढ़ा का मतलब होता है उत्तम अर्थ करने वाला, उत्तम अर्थ करने वाला। अगला वर्ड है दोस्तों प्रधन ऊढ़ी, ये हो गया आपका प्रौढ़ी। प्रौढ़ी का मतलब दोस्तों हिंदी मतलब क्या होता है? प्रौढ़ता या परिपक्वता। क्या होता है दोस्तों? प्रौढ़ता या परिपक्वता। अगला शब्द है आपका प्राधन एसह, यह आपका होगा प्रेसह। प्रेसह का दोस्तों हिंदी मतलब होता है प्रेरणा। इसके बाद आपका एक और वर्ड है प्राधन ऐस्यः, प्रैस्यः। प्रैस्यः का दोस्तों हिंदी मतलब होता है प्रेरणीयक, या प्रेरणीय के अलावा इसको एक बहुत सरल शब्द में कह सकते हैं सेवक। अगला वार्तिक है दोस्तों हमारा उपसर्गाद्रति धातो। नियम क्या कह रहा है? यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद में ऋषि से प्रारंभ होने वाली कोई भी धातु हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर आपका वृद्धि एक आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण की सहायता से समझेंगे। प्राधन इच्छति, इसका क्या हो गया? प्राच्छति। अगला उदाहरण है जैसे उपधन इच्छति, उपाच्छति। और उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे अगला उदाहरण है दोस्तों हमारा प्राधन रिज्यते, प्रांजते। यहाँ पे आपका आ और ऋषि मिलकर आर हो गया। फिर अगला है प्राधन रुणोति, आ और ऋषि मिलकर आपका यहाँ पे फिर आर हो गया, तो प्राणोति। अगला वार्तिक है दोस्तों हमारा सकन्ध्वसि, सकंध्वादिषु, सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम। इस वार्तिक की बात करें तो सकंधु प्लस आदिशु। नियम की बात करते हैं इसके। सकंधुगण में पठित टी संज्ञक वर्णों को पर रूप एक आदेश हो जाता है। जैसे सक धन अंधु, तो इस सक का यहाँ पे ह्रस्व आ और यहाँ पे फिर से अंधु में ह्रस्व आ, ये दोनों मिलकर आपके दीर्घ हो जाते हैं, तो हो जाता है शकंधु। शकंधु को तो मतलब क्या होता है? हिंदी मतलब होता है शक नामक देश का एक कूप था, उसी को शकंधु नाम दिया गया है। जैसे अगला वर्ड है कर्क धन अंधु, इसका क्या हो जाएगा? करकंधु। करकंधु का दोस्तों मतलब क्या है? कर्क नामक राजा का कूप। ये शक नामक राजा का कूप था और ये कर्क नामक राजा का कूप। अगला उदाहरण देखिएगा। अगला उदाहरण क्या है? जैसे हलस धन ईसा, बनने वाला शब्द हो जाएगा आपका हलीसा। पतत धन अंजलि, पतंजलि। कुल धन अटा, तो इसमें शब्द आपका बन जाएगा कुलटा। जैसे एक अब शब्द और देख लीजिए, मार्त धन अंडह, तो इसमें आपका शब्द बन जाएगा मारतंडह। अगला वार्तिक है दोस्तों हमारा ऋते चा तृतीया समासे। नियम क्या कह रहा है कि अवर्णांत जिसका अंत आ से हो, अवर्णांत शब्द के बाद ऋतु शब्द आए और तृतीया समास का विषय बने तो वहाँ पे पूर्व व पर दोनों के स्थान पर वृद्धि का आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण क्या है? सुख धन ऋतः, तो यहाँ पे जो शब्द बनेगा आपका सुखार्तः।
अगला उदाहरण है दुख धन ऋतः, दुखार्तः। और लास्ट उदाहरण जैसे देखिए आपका कष्ट धन ऋतः, तो इसके लिए हो जाएगा कष्टार्तः। मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पर दुखार्तः, दुखार्तः का मतलब होता है कष्ट से या दुख से युक्त। और अगला है फिर आपका दुख धन ऋतु, दुखार्तः यहाँ पे हो गया। और इसके बाद है सुखार्तः, सुखार्तः का मतलब सुख से युक्त। इसमें आपका एक स्पेशल नोट्स है, समझिएगा कि परम धन ऋतः परमर्तः, इस वाक्य में परमश्चासु ऋतः कर्मधारय समास हो गया, यहाँ पे तृतीय समास नहीं है, अतः यहाँ पर वृद्धि संध्या न होकर आपका गुण संधि हो जाएगी। तो दोस्तों अगला वार्तिक जो है हमारा ये है प्रवत्सतर कंबल वसनाण दशानाम रणे, प्रवत्सतर कंबल वसनाण दशानाम रणे। नियम क्या कह रहा है, यदि वत्सर कंबल वसन ऋण दस इन शब्दों के बाद में यदि ऋण शब्द आए तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर आपका वृद्धि एक आदेश हो जाता है। तो आइए कुछ उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे सबसे पहला वर्ड है प्राधन ऋणम, इसमें आपका ह्रस्व और क्या आपका ऋषि, ये आपका मिल हो जाएगा आर। तो बनने वाला जो शब्द बनेगा ये बनेगा आपका प्राणम। प्राणम का हिंदी मतलब होता है अधिक ऋण। दोस्तों प्राणम का हिंदी मतलब क्या हो जाएगा, अधिक ऋण। अगला वर्ड है जो हमारा वत्सतर ऋणम, बनने वाला शब्द आपका होगा वत्सतराणाम, वत्सतराणम। इसका हिंदी मतलब क्या होता है, बछड़े के लिए ऋण। इसका हिंदी मतलब होता है दोस्तों बछड़े के लिए ऋण। अगला जो है कंबल प्लस ऋणम, कंबलाड़म। दोस्तों इसका हिंदी मतलब होता है कंबल के लिए ऋण। अगला जो उदाहरण है दोस्तों वसन प्लस ऋणम, वसनाड़म। इसका मतलब होता है दोस्तों वस्त्र के लिए ऋण। अगला जो है हमारा उदाहरण ऋणाणम, ऋणाणम का मतलब क्या होता है, ऋण चुकाने के लिए जो ऋण लिया जाए उसे ही ऋणाणम कहा गया है। और लास्ट में दोस्तों हमारा है दस धन ऋणम, इसका मतलब क्या है दशाणम। दशाणम का हिंदी मतलब होता है दोस्तों 10 प्रकार के जल वाला देश। तो दोस्तों यहाँ से हमारे ये वार्तिक पूरे होते हैं। अब हम वृद्धि संधि को यहाँ पे हम लोग अब व्यंजन संधि को स्टार्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन के बाद जब व्यंजन वर्ण आए तो व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही आपको व्यंजन संधि कहा जाता है। मतलब यदि व्यंजन के बाद व्यंजन वर्ण आए तो वहाँ पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। एक और कह सकते हैं कि व्यंजन के बाद यदि स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे आपको व्यंजन संधि बोल सकते हैं। उदाहरण क्या है, वाग्धन ईसा, बनने वाला शब्द आपका हो जाएगा वागीसा। यहाँ पे वाक शब्द जो है ये आपका व्यंजन है और ईसा आपका स्वर है। तो इस तरह से जो बनने वाला शब्द आपका ये वागीसा व्यंजन हो जाएगा। अगला उदाहरण है सतधन जनः, बनने वाला शब्द आपका सज्जनः। तो आइए व्यंजन संधि के कुछ प्रकारों की बात करते हैं। इश्चुत्व संधि, सबसे पहली संधि हमारी इश्चुत्व संधि। सूत्र क्या है, स्तोह इश्चुना इश्चुः। नियम क्या कह रहा है, यदि दंत सकार या ता वर्ग के बाद में तालव्य सकार या चा वर्ग आए तो दंत सकार को तालव्य सकार तथा ता वर्ग को चा वर्ग हो जाता है। नियम समझिएगा दोस्तों, यदि दंत सकार या ता वर्ग के बाद में तालव्य सकार या चा वर्ग आए तो दंत सकार को तालव्य सकार तथा ता वर्ग को आपका चा वर्ग हो जाता है। यहाँ पे देखिए ता वर्ग में ता था दा धा ना और चा वर्ग में चा छा जा झा यहाँ आएगा आपका। चलिए उदाहरण की सहायता से समझते हैं हम लोग इसे। हरिश धन सेते,
बनने वाला शब्द क्या हो गया, हरिष्येते। हरिशधन चंद्र, ये शब्द क्या बनेगा आपका, हरिश्चंद्र। जैसे अगला शब्द है शारिंग धन जया, शारिंग जया। फिर सत धन चित, सच्चित। निस धन चल, निश्चल। महत धन चरित्रम, महच्चरितम। ततस धन च, ततश्च। रामस धन सेते, रामस्येते। निस धन छल, निश्छल। उद्धन ज्वल, उज्ज्वल हो जाएगा। उत धन चारणम, यहाँ पे आपका शब्द बन जाएगा उच्चारणम। अगली संधि है दोस्तों हमारी आपकी ष्टुत्व संधि। इसका सूत्र होता है ष्टुना ष्टु। नियम क्या है, यदि दंत सकार या ता वर्ग के बाद में मूर्धन्य सकार या टा वर्ग आए तो दंत सकार को आपका मूर्धन्य सकार तथा ता वर्ग को टा वर्ग हो जाता है। उदाहरण क्या है, तत्धन टीका, तो बनने वाला शब्द आपको हो जाएगा तत्टीका। उद्धन डयनम, उड्डयनम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये उद्दयनम। रामस धन खृष्टः, रामस खष्टः। चक्रिन धन ढोकसे, चक्रिन ढोकसे। धनुष धन टंकारा, शब्द बन जाएगा आपका धनुष टंकारा। ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है। अगली संधि है दोस्तों हमारी जस्तु संधि। जस्तु संधि को हम दो पार्ट में समझते हैं, एक पदांत जस्तु और एक अपदांत जस्तु। तो सबसे पहले बात करते हैं पदांत जस्तु की। पदांत जस्तु का सूत्र क्या होता है, झलाम जसोवंते। नियम की बात करते हैं तो नियम क्या कहता है कि यदि पदांत झल, झल वर्ण के बाद स्वर हो या व्यंजन हो, कुछ ना हो तो झल के स्थान पर जस, ज ब ग ड दस प्रत्याहार में आप लोग ये समझ चुके हैं। तो यदि पदांत झल के बाद में स्वर हो या व्यंजन हो या कुछ ना हो तो झल के स्थान पर आपका जस आदेश हो जाता है। उदाहरण की सहायता से समझते हैं, देखिए वाक धन ईसह, बनने वाला शब्द आपका हो जाएगा वागीसह। सत धन जनः, सज्जनः। सुप धन अंतः, शुभंतः। अच धन अंतः, अजंतः। जगत धन ईशः, ये शब्द आपका बन जाएगा जगदीशः। दिक धन गजः, दिग्गजः। फिर अगला वर्ड है दिक धन अम्बरः, दिगंबरः। अब बात करते हैं दोस्तों अपदांत जस्तु की। इसका सूत्र क्या होता है, झलाम जस झसी। झलाम झस, बनने वाला शब्द आपका हो जाएगा जस। मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण एवं श ख शाह और झस का मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, बनने वाला शब्द आपका जस। यह कहना है यदि अपदांत झल के बाद में झस प्रत्याहार का वर्ण आए तो झल के स्थान आपका जस आदेश हो जाता है। उदाहरण की सहायता समझते हैं, जैसे बुध धन धा। बु, बा आपका झल वर्ण के अंतर्गत आता है, झल प्रत्याहार के, और धा आ जाएगा आपका ये जस प्रत्याहार के अंतर्गत। तो आपका शब्द जो बनेगा बुद्धा। अगला उदाहरण है क्षुभ धन धा, क्षुब्धा। क्रुद्ध धन धा, क्रुद्धा। युद्ध, युद्ध धन धा, शब्द बन जाएगा आपका युद्धा। अगली संधि है दोस्तों हमारी चर्तु संधि। इसका सूत्र क्या होता है, खरिचा। नियम समझते हैं, यदि झल प्रत्याहार यानी झल प्रत्याहार का प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण एवं श ख शाह के बाद में खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और शा खा शा आए तो झल के स्थान पर आपका चर आदेश हो जाता है। चर में चा टा ता पा एवं शा खा शा हो जाता है, अर्थात उसी वर्ग का पहला अक्षर आदेश हो जाता है। उदाहरण समझते हैं, जैसे उदाहरण है आपका सद धन संगति, सत्संगति। सद धन कारः, सत्कारः। सद धन पात्रम, सत्पात्रम। धिग धन कारः, धिक्कारः। दिग धन कालः, दिक्कालः। सद धन चरित्रम, यहाँ पे बनने वाला शब्द आपको हो जाएगा सच्चरित्रम, सच्चरित्रम। अगली संधि है दोस्तों हमारी लत्तु संधि। लत्तु संधि का सूत्र क्या होता है, तोड़ ली। नियम क्या कह रहा है, यदि ता वर्ग ता था दा धा ना
के बाद में ला वर्ग आए तो ता वर्ग के स्थान पर भी ला वर्ण हो जाता है। कहने का मतलब है कि यदि ता वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं उनके बाद में ला वर्ण आ जाए आपका, तो वहाँ पे ता वर्ग के स्थान पर आपका ला आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण समझेंगे, उद धन लासह, ता था दा, देखिए यहाँ पे आपका दा आया और इधर आ गया आपका ला, तो यहाँ पे दो अर्थ बनेगा उल्लासह। उत धन लिखितः, उल्लिखितः, विद्वान धन लिखति, विद्वान लिखति, विद्युत धन लेखा, विद्युल्लेखा। इसके बाद आएगा उत धन लाला, उल्लाला, उत धन लेखा, उल्लेखा, महान धन लाभा, महान लाभा। इसमें एक दोस्तों नोट है, उसको समझते हैं। कह रहा है कि यदि ता वर्ग का पांचवा अक्षर आए अर्थात अनुनासिक वर्ण आए तो अनुनासिक को आपका ला हो जाता है तथा उसके पहले वाले वर्ण का आपका अनुनासिक का चिन्ह लगा दिया जाता है। अगली संधि है दोस्तों हमारी अनुस्वार संधि। इसका सूत्र क्या होता है? मो अनुस्वारः। नियम समझ लेते हैं। यदि पदांत माँ के बाद में कोई भी व्यंजन आए तो माँ के स्थान पर आपका अनुस्वार हो जाता है। यदि पदांत माँ के बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो वहाँ पे आपका अनुस्वार आदेश हो जाता है। उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे शब्द है हरिम धन वंदे, तो बनने वाला शब्द आपको हो जाएगा हरिम वंदे। त्वम करोसि, त्वम धन करोसि, रामम धन वदति, रामम वदति, कृष्णम धन वंदे, कृष्णम वंदे। एक नोट समझिएगा दोस्तों, यदि माँ के बाद स्वर वर्ण आया हो तो माँ में स्वर को जोड़ दिया जाता है। जैसे वनम धन आगमनम, तो शब्द बन जाएगा वनम गामनम, वनमागमनम। इसके बाद आपका आएगा गम धन एव, गमेव, तम धन एव, तवमेव। अगली संधि है दोस्तों हमारी अनुनासिक संधि। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। नियम क्या कह रहा है कि यदि यर प्रत्याहार के अंतर्गत हा को छोड़कर सभी व्यंजन के बाद अनुनासिक वर्ण आए तो यर के स्थान पर भी आपका अनुनासिक हो जाता है। जैसे समझिएगा उदाहरण, तद धन मात्रम, तन मात्रम, मद धन मथः, मन मथः, एतद धन मुरारी, एतन मुरारी, जगत धन नाथ, जगन्नाथ, श्रीमत धन नारायण, श्रीमन्नारायण, संकटमोचनः, संकटमोचनः, दिग्धन्नाथः, दिग्नाथः, सगुण धनडीसा, सगुणडीसा। तो इस तरह से दोस्तों हम उदाहरण को समझें। अगली हमारी दोस्तों व्यंजन संधि है परसवर्ण संधि। इसका सूत्र क्या होता है? अनुस्वार यई परसवर्ण। नियम क्या कहता है? यदि अनुस्वार के बाद में य प्रत्याहार शा खा साहा को छोड़कर सभी व्यंजन य प्रत्याहार का वर्ण आए तो बाद वाले वर्ण का पांचवा अक्षर आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण समझिएगा, गंग धन गा, तो शब्द बन जाएगा आपका गंगा। मंग धन झा, मंझा, अं धन डा, अंडा, काम धन तह, कांतः, कम धन दरा, कंदरा, पं धन डा, पंडा, गुम धन फित, शब्द बन जाएगा आपका गुमफित। जैसे शब्द है खम्भा, खम धन भा, अन धन दर, अंदर, साम धन तह, शांतः, बन धन दर, बंदर। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारे उदाहरण हैं। आप लोग उदाहरण की ढेर सारी प्रैक्टिस करिएगा। एक नोट समझ लेते हैं दोस्तों। यदि अनुस्वार के बाद या व रा ला सा खा शाहा वर्ण आए तो अनुस्वार के स्थान पर आपका कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा है वैसे ही रहता है। जैसे है संयम, संरक्षण, संशय, संसार, संवाद, संलयन, संसष्टा, संहार, ये सब आपके अनुस्वार वर्ण हैं। इनके स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से दोस्तों अभी हम लोगों ने व्यंजन संधि को कवर किया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है?
विसर्ग के बाद में जब स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे ही आपका विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग हमेशा जो होता है किसी न किसी स्वर के बाद ही आता है, जैसे रामः, हरिः, गुरुः। विसर्ग संधि में विसर्ग से पहले जो आने वाला स्वर तथा विसर्ग के आने बाद आने वाले स्वर और व्यंजन दोनों का ही ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं सत्व संधि। सत्व संधि क्या होती है? इसका सूत्र होता है दोस्तों विसर्जनीयस्य सह। नियम समझिएगा, यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर आपका सा आदेश हो जाता है। यानी विसर्ग शब्द के बाद विसर्ग के बाद आपका खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो वहाँ पे आपका सा आदेश हो जाता है। जैसे समझिएगा, उदाहरण है विष्णु धन त्राता, विष्णुस्त्राता, नमः धनते, नमस्ते, तपः धन थली, तपस्थली। विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आने पर निम्नलिखित परिवर्तन होता है। देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। जैसे पहला नियम है, यदि विसर्ग के बाद में का खा वर्ण आए तो या तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है अथवा विसर्ग को जिह्वा मूलीय हो जाता है। यानी विसर्ग के बाद का खा वर्ण आता है तो या तो आपका विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है अथवा आपका विसर्ग को जिह्वा मूलीय हो जाता है। जैसे उदाहरण समझिएगा, जैसे रामः क्रीडति, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रामः क्रीडति। श्यामः धन खादति, श्यामः खादति। दूसरा नियम क्या है, यदि विसर्ग के बाद में चा और छाए तो वहाँ पे विसर्ग को दंत सा में बदल दिया जाता है तथा दंत सा को तालव्य सा में बदल देते हैं। जैसे रामः चिनोति, रामश धन चिनोति, शब्द बन जाएगा आपका रामश चिनोति। निह धन चला, तो सबसे पहले बनेगा निश्चलः, फिर आपका सा यहाँ पे सिटी वाले सा में बदल जाएगा तो निश्चलः वर्ड बन जाएगा। जैसे अगला वर्ड है निह धन छलः, तो पहले यहाँ पे आपका बनेगा निश्चलः और फिर बाद में बन जाएगा निश्चलः। अगला नियम समझते हैं दोस्तों, यदि विसर्ग के बाद में टा और ठा वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर आपका दंत सा हो जाता है तथा दंत सा को मूर्धन्य सा आदेश हो जाता है। जैसे धनु धन टंकारः, शब्द बनेगा आपका सबसे पहले धनुष टंकारः, फिर आपको यहाँ पे दंत सा का आदेश हो जाएगा मूर्धन्य सा, तो शब्द बनेगा आपका धनुष टंकारः। ऐसे ही अगला वर्ड है निह धन ठुरः, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे विसर्ग का आदेश हो जाएगा दंत सा, तो बनेगा निस्धन ठुरः, फिर दंत सा का आदेश हो जाएगा मूर्धन्य खा, तो यहाँ पे शब्द बनेगा निष्ठुरः। अगला नियम देख लेते हैं, यदि विसर्ग के बाद में पा फा वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर आपका या तो विसर्ग ही रहता है अथवा विसर्ग को उपधमानी आदेश हो जाता है। जैसे वृक्षः पतति, तो शब्द बनेगा वृक्षः पतति, उपधमानी आदेश यहाँ पे हो जाएगा। बला वृक्षः फलति, वृक्षः फलति, ये यहाँ पे आपका उपधमानी आदेश हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद में दंत सा आए तो विसर्ग को आपका दंत सा हो जाता है। जैसे निधन संदेह, निस्संदेह, निधन सारह, निस्सारह। कुछ अपवाद हैं उनको भी समझ लीजिएगा दोस्तों, जिनमें क्या होता है कि विसर्ग मूर्धन्य में परिवर्तन हो जाता है। जैसे दुधन करह, डायरेक्ट आपका विसर्ग मूर्धन्य परिवर्तन हो जाता है, यानी विसर्ग का सीधे आपका मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो जाता है। दुधन करह, दुष्करह, दुधन परिणाम, दुष्परिणाम, निधन फलः, निष्फलः, निधन कंटकः, निष्कंटकः। अगली दोस्तों हमारी संधि है रुत्व संधि। रुत्व संधि का सूत्र क्या होता है, सा सज सोरुह, सा सज सोरुह। इसका मतलब क्या होता है कि यदि किसी पद के अंत में दंत सा हो अथवा सजुस का खा हो तो सा के स्थान पर आपका रू आदेश हो जाता है और रू का केवल रा शेष रहता है। यदि रा के ठीक पहले ह्रस्व आ ना हो तो रा के स्थान पर बाद में आपका खर प्रत्याहार का वर्ण ना हो तो वहाँ पर
तो वहाँ पर आपका रा के स्थान पर रा ही आदेश बना रहता है। जैसे कपिस धन आगच्छत, बनने वाला शब्द आपका होगा कपिरु आगच्छत और शब्द बनेगा कपिरागच्छत। जैसे इसका उदाहरण देखिएगा आप, एक उदाहरण होता है जैसे गौस धन आयम, तो इसका जो शब्द आपका बनेगा गौरयम। अगला उदाहरण देख लेते हैं, एक जैसे आपका होता है पितुराज्ञा। पितुराज्ञा जो होता है पितुस धन राज्ञा, शब्द आपका बनेगा पितुराज्ञा। जैसे एक शब्द होता है भानुस धन उदेति, क्या होता है शब्द भानुस धन उदेति, भानुस धन उदेति, शब्द आपका बनेगा भानु रुदेति। तो इस तरह से दोस्तों ढेर सारे उदाहरणों को प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। अगली संधि दोस्तों हम लोग देखते हैं, हमारी अगली संधि है दोस्तों उत्त संधि। उत्त विधान करने वाले आपके दो सूत्र होते हैं। पहला क्या है, अतो रो रपलुता दपलुते, अतो रो रपलुता दपलुते। दूसरा आपका है हसीचा। तो सबसे पहले हम समझते हैं अतो रो रपलुता दपलुते को। यदि सा के रू के ठीक पहले ह्रस्व आया हो तथा बाद में ह्रस्व आया हो, ठीक पहले ह्रस्व आया हो और बाद में भी ठीक ह्रस्व आया हो, तो यहाँ पे आपका रा के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। इसे ही आपकी उत्त संधि कहते हैं। उदाहरण समझते हैं दोस्तों। उदाहरण क्या है दोस्तों, जैसे शिवस धन अर्चा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे सा का हो जाएगा रू, शिवर धन अर्चा। फिर रू चेंज हो जाएगा आपका रा में, शिवर धन अर्चा। फिर रा आपका बदल जाएगा ऊ में, तो हो जाएगा शिव धन अर्चा। फिर आपका ऊ का आदेश हो जाएगा ओ, तो हो जाएगा शिवो धन अर्चा। शब्द आपका बनेगा शिवो अर्चा। जैसे अगला वर्ड है रामस धन अपि। इसमें सबसे पहले आपका सा का आदेश हो जाएगा रू का आदेश हो जाएगा रा का फिर आदेश हो जाएगा ऊ और ऊ को आदेश हो जाएगा ओ, तो शब्द आपका बनेगा रामो अपि। जैसे सस धन अहम, यह आपका हो जाएगा सो अहम। कस धन अपि कोपि। इसके बाद लास्ट वर्ड आपका एक और देख लेते हैं, तमस धन अंगानी, तमो अंगानी। समझते हैं दोस्तों हासीचा को। यदि सा के रू या रा को ठीक पहले ह्रस्व आया हो किंतु बाद में हस प्रत्याहार का प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड और हा या वा रा ला का वर्ड आया हो, तो वहाँ पे आपका रा के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। जैसे मानस धन रथा, तो यहाँ पे सा का आदेश हो गया आपका रू और रू आपका रा में बदल जाएगा, फिर रा आपका फिर से उ में बदल जाएगा, तो बनने वाला शब्द आपका हो जाएगा मनोरथा। यशस धन दा, शब्द बनेगा आपका यशोदा। यशस धन धरा, शब्द आपका बनेगा यशोधरा। अगली संधि है दोस्तों हमारी रलोप संधि। रलोप संधि का सूत्र क्या होता है, रोरी। नियम को समझते हैं। इसके नियम क्या कह रहा है दोस्तों, कि यदि रा के बाद में रा वर्ड आए तो पूर्व रा का लोप हो जाता है और लोप होने वाले वर्ण के पहले विद्यमान अण मतलब आ ई उ को आपका दीर्घ हो जाता है। सूत्र क्या है, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोड़ा। इसका उदाहरण समझिएगा। जैसे पुनर्धन रमते, तो यहाँ पे आपका पहले वाले रा का लोप हो जाएगा, जो शब्द बनेगा पुनरमते। ऐसे हरिर्धन रम्या, हरि रम्या। अंतर्धन राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। इसके बाद आपका है भानुर्धन राजते, शब्द बनेगा आपका भानु राजते। और लास्ट वर्ड है जैसे आपका लीढ़ धन ढा, तो शब्द बनेगा यहाँ पे आपका लीढ़ा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे
संधि टॉपिक को पूरा कवर किया। संधि टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले स्वर संधि को कवर किया पार्ट 1 में। इसके बाद पार्ट 2 में हम लोगों ने स्वर संधि के अपवाद, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पूरी तरह से कवर किया। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर से शुरुआत करेंगे। तो अधिक से अधिक दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। जिन लोगों को संस्कृत में समस्या है, बिल्कुल बेसिक सी क्लास हो रही है, सब लोग पढ़िए अच्छे से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।